हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों का जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाए, जिसमें कि इस 3D ज्योमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उसके प्लेलिस्ट डला हुआ है उसमें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सवाल है, ये जैसा कि एक 3D ज्योमेट्री का सवाल है और ये कब आया हुआ है, जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस जेईई मेन प्रीवियस ईयर करके बना हुआ है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। वहाँ पे जाके जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो आज अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 3D ज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखे होंगे, किए होंगे, उनको मैं बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 6 हम लोग करने वाले हैं वो एज इट इज सेम बेस्ड होगा क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले थे, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सवाल है। ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट मान लो P है, सॉरी एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -1 और 4। ओके। अब एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? x + 3/10 इक्वल टू y - 2/7 इक्वल टू z/1। ओके। इस स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा। ठीक है। इसको मान लेते हैं m। ठीक है, इसको मान लेते हैं m और ये परपेंडिकुलर डाला है। तो 2D ज्योमेट्री में तो इसका फॉर्मूला होता है। 2D ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है x1 y1 और उससे किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डला है, जिसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था 2D ज्योमेट्री में, ax + by + c = 0। ये क्या होता था? जनरल इक्वेशन। तो इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था ax1 + by1 + c √a² + b²। ये होता था फॉर्मूला किसमें? 2D ज्योमेट्री में। तो 2D ज्योमेट्री में तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, मतलब किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री में यहाँ पे प्लेन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। 3D ज्योमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आपको ये m का कोऑर्डिनेट जो है ना आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, फुट निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, √x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आई बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 2D ज्योमेट्री का सवाल होता तो इजीली फॉर्मूला से हो जाता। ये 3D ज्योमेट्री का सवाल है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखे हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और आप ये सवाल को वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए, m का कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है। और जिन बच्चों को फुट निकालने नहीं आता है, फुट का कोऑर्डिनेट, आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ क्या था। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इक्वल टू y - 2/7 इक्वल टू z/1। ये है अपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3D ज्योमेट्री में। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है ना, कार्टेशियन फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये देखिए। स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। यहाँ पे ये जो x1 y1 है, x1 y1 z1 है, ये क्या है? ये पॉइंट है। ये क्या होता है? पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर स्ट्रेट लाइन पासिंग। ठीक है, फ्रॉम वेयर स्ट्रेट लाइन पासिंग, मतलब कि जहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है उसका क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट होता है। x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट है फ्रॉम वेयर स्ट्रेट लाइन पासिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो ABC होता है ना, ये ABC, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये या तो डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन कोसाइंस होता है। किसका? स्ट्रेट लाइन का, है ना। ये डायरेक्शन रेशियो होता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन होता है इस स्ट्रेट लाइन का।
तो अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, जो गिवन स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अगर मैं पूछूं गिवन लाइन का जब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो उस गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 10, -7, 1। अच्छा, ये तो मैं लिख दिया। आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम तभी बताएंगे जब यहाँ पे एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट +1 हो। है क्या एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1? तो हम लोग डायरेक्ट इससे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कार्टेशियन फॉर्म का, इससे ना हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है का है, मतलब जनरल कार्टेशियन इक्वेशन है ये। इसमें ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखो इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, तभी हम इस अपॉन वाले को डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे ना एक्स के सामने 2 आ जाता, तो उस टाइम हम ये नहीं बोलते डायरेक्शन रेशियो। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो 2x + 3/10 होता, ठीक है, इक्वल टू मान लीजिए रहता -y + 4/3 होता, इक्वल टू मान लो रहता 2z + 7/14 होता। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना होता, या ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या करते, पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 3/2 हो जाता /10, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से -1 कॉमन लेना होता। क्यों? इसीलिए क्योंकि एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। -1 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता y -4/3। फिर क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो z -7/2/14 हो जाता। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को ना मैं इसके अपॉन में डालता, ये -1 को उसके अपॉन में डालता, ये 2 को इसके अपॉन में डालता, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता, ये 5 10/2 कितना हो जाता, यहाँ पे 5 आ जाता, ठीक है। 3 बाय -1 क्या हो जाता, -3 होता। ये 14/2 कितना होता, 7 होता। तो डायरेक्शन रेशियो अब क्या कहलाता, डायरेक्शन रेशियो ये कहलाता 5 - 3 1। ओके, ठीक है। तो और किस पॉइंट से पास कर रहा था, ये वाला पॉइंट लेते। अभी मैं बताऊंगा आपको पॉइंट के लिए भी क्या करना है। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बता चुका हूँ कि पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे माइनस बना देना है ना। ये प्लस है तो माइनस माइनस करके लिखना है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हर जगह माइनस दिखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस स्ट्रेट लाइन में जेड माइनस कुछ नहीं है, तो आप जेड -0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जेड -0 मान सकते हैं। तो बताइए इस गिवन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 10 - 7 1। किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है मैं वो पॉइंट बताता हूँ आपको। पॉइंट कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, पासेस थ्रू -3, है ना। प्लस है तो माइनस माइनस लिख देंगे, -(-3) इस टाइप से, है ना, -(-3) इस टाइप से लिख देंगे। -3 2 कॉमा और 0 से पास कर रहा है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया स्ट्रेट लाइन को पहचानने का, कि अगर स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो आप डायरेक्शन रेशियो को कैसे पहचानिए और किस पॉइंट से पास कर रहा है उसको कैसे पहचानिए। ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया। अब देखो इस सवाल को करेंगे कैसे। इस स्ट्रेट लाइन पे जो देखो क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 5 देखा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जो नहीं देखे हैं वो सब देखिए क्या करना है। इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। उस बहुत सारे पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्व पे ना बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, और उस बहुत सारे पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक स्ट्रेट कर्व है, अब इस स्ट्रेट कर्व पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो उस बहुत सारे पॉइंट को ये जो एक्स वाई जेड है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इट मीन्स अगर आपको चेक करना हो ना कि 1, 2, 3 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 को रखो एक्स की जगह पे, 2 को रखो वाई की जगह पे, 3 को रखो जेड की जगह पे, और सिंप्लीफाई करके देखो ये सब इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो लाई नहीं कर रहा है, अगर हो रहे हैं तो लाई कर रहा होता है, ठीक है। वैसे अभी अब यही हमारा ये मैं जो इस सवाल में समझाने का मुझे सिखाना था, एक तो ये सिखाया, उसके बाद मैंने ये बताया। अब देखो, अब हम लोग करते हैं सवाल का मेन करेंगे कैसे, ठीक है। सवाल को अब करेंगे कैसे, तो जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन उसका इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस पे ना उस इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन पे जो बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं ना उसको फाइंड आउट करो। अब बहुत सारे पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लैम्डा के टर्म में फाइंड आउट करते, मैंने बताया लैम्डा या कुछ मान सकते हैं, ये सब इक्वल है ना, तो इसको कुछ किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। कांस्टेंट मतलब ए बी सी डी कुछ भी मान लो, तो चलो लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। मैंने लैम्डा मान लिया, तो लैम्डा के को
इस x माइनस प्लस 3 अपॉन 10 को लैम्डा के इक्वल किए तो क्या आ गया x का वैल्यू 10 लैम्डा माइनस 3। y को इक्वेट किए तो क्या आ गया y इक्वल टू माइनस 7 लैम्डा प्लस 2। z को इक्वेट किए तो क्या आ गया z इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हो सकता है ये जो एक्स वाई जेड है ना इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है ये एक्स वाई जेड इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है ये एक्स वाई जेड इस पॉइंट को, मतलब ना किसी भी पॉइंट को ये एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को ये एक्स वाई जेड क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हो सकता है ये जो पॉइंट एम है इसको भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, लैम्डा है तो मतलब मुझे कैसे पता एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, नहीं पता। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे बहुत सारे पॉइंट हो। अगर आप लैम्डा का वैल्यू 1 रखेंगे ना इस पे बाई चांस मान लो हो सकता है ये वाला पॉइंट मिल जाए, मे बी। लैम्डा का पॉइंट 4 रखो तो हो सकता है किसी और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। मतलब लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो एक्स वाई जेड है ना ये इस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने क्या कहा कि इस स्ट्रेट लाइन को मैंने लैम्डा के इक्वल रखा, तो जो एक्स वाई जेड का वैल्यू लैम्डा के टर्म में आया ना वो क्या होता है इस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू अलग अलग यहाँ रखूँगा तो इस स्ट्रेट लाइन पे अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन आएगा इसी स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन के बाहर नहीं आएगा। वो जो पॉइंट होगा ना इस स्ट्रेट लाइन पे 100% लाई कर रहा होगा लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए। और लैम्डा मतलब क्या है यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लैम्डा का बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा, मैं ये देखो आप जेई में करोगे तो ऑब्वियसली अब जैसे क्लास 2 सीबीएसई क्लास 2 में 3D ज्योमेट्री है तो वो करेंगे तो उनको तो ये सब लिखना ही है। अगर जेई में करते हैं तो मैं आप लोग ये जरूर लिखिएगा, जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, जब कभी रिवाइज कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो x है x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -7 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है लैम्डा। ठीक है, z इक्वल टू लैम्डा फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये जो एक्स वाई जेड है ये जो एक्स वाई जेड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग मान लेते हैं फॉर सम रिप्रेजेंटिंग पॉइंट m। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट m को, मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चे बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो 10 लैम्डा माइनस 3 कॉमा -7 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस लैम्डा, है ना। तो ये हो गया अपने को क्या हो गया, ये m का कोऑर्डिनेट हो गया। किसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये m का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। ये जो हो गया ये m का ही तो कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है z कोऑर्डिनेट है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही m आ गया, देखो हमारा टारगेट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए हमें पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। जैसे ही m का कोऑर्डिनेट आएगा हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या निकालना है, लैम्डा पहले निकालना है। अगर मान लो मैंने सॉल्व किया और लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो हम लैम्डा का वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा नोन फॉर्म में, ये क्या है अननोन फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्शन रेशियो, अब जो मैं बता रहा हूँ ना, अब जो मैं यहाँ करूँगा वो मैं करूँगा लैम्डा फाइंड कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो मैं करने वाला हूँ लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई आपको करना, क्या कंसेप्ट अप्लाई करना, ध्यान रखने का। हर सवाल में से ही अप्लाई करना। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो स्ट्रेट लाइन को लैम्डा के इक्वल रख दो। अब लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लो। अब लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो फुट का कोऑर्डिनेट होगा। देन क्या करना, पी क्यू का ना डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना। डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम, सॉरी पी एम, पी क्यू थोड़ी ना यहाँ पे तो एम है ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम हो जाएगा, क्या करते हैं पता है आपको, है ना। एक्स के अलॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो को सब्ट्रैक्ट, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग के डायरेक्शन रेशियो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स के अलॉन्ग क्या है
10 लैम्डा माइनस 3 माइनस ऑफ 2 कॉमा क्या हो जाएगा -7 लैम्डा प्लस 2 और माइनस ऑफ -1 कॉमा लैम्डा -4 है ना। मैंने क्या किया, देखो क्या किया, दिस मतलब 10 लैम्डा -3 -2 किया, ये है -7 लैम्डा प्लस 2 -1 किया, ये लिखा हुआ है, और लैम्डा -4 कर दिया। डायरेक्शन रेशियो से ही निकालते हैं, वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा है ऐसा, है ना। तो इसको सॉल्व करो तो ज़रा कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 10 लैम्डा -5 और ये हो जाएगा 7 लैम्डा, देखो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 और ये हो जाएगा लैम्डा -4। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया, क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, क्या आ गया, PQ आ गया। किसका डायरेक्शन रेशियो आ गया, PQ का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि PQ किस पे लाई कर रहा है बताइए। PQ, सॉरी मैं बार बार PQ बोल रहा हूँ, M है ना, PM। अब देखो कैसे, सुनना ध्यान से। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या तरकीब लगाया जाता है, PM परपेंडिकुलर है लाइन L के, है ना। PM क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन L के। ये जो PM है लाइन L के परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 कर देते हैं ना। क्या मैंने क्या बोला, देखो ये इस PM के x के लॉन्ग डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के x के लॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो क्या है 10 लैम्डा -5 इंटू क्या होगा 10, फिर प्लस इस PM के y के लॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो, y के लॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो देखो क्या है, -7 लैम्डा प्लस 3 और इस लाइन के y के लॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो -7 है ना। तो क्या करेंगे, ये -7 लैम्डा प्लस 3 इंटू -7, फिर क्या करना है प्लस इस PM के z के लॉन्ग देखो क्या है लैम्डा -4, तो ये हो जाएगा लैम्डा -4 इंटू जेड के लॉन्ग का डायरेक्शन रेशियो 1 है ना, इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, बस देखते जाओ कितना सिंपल था, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये सिंपली अब सॉल्व कर लेंगे और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 लैम्डा -50, फिर कितना हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 49 लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस माइनस -21 और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा -4, ठीक है। तो देखो 100 लैम्डा -49 लैम्डा प्लस लैम्डा को अगर हम ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से कितना आ रहा है 150 लैम्डा, है ना। ये हो जाएगा 150 लैम्डा। अब -50 -21 और -4 को ऐड करो तो जरा कितना आ रहा है, ये -75 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितना आसानी से आ गया, 150 लैम्डा इक्वल टू 75। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 75/150 मतलब 1/2, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब जैसे ही लैम्डा का वैल्यू आया, अब लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे और क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक लिखिए फिर आगे करते हैं, लिखिए इसको फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखिए फिर आगे करेंगे। अब देखिए इस लैम्डा की वैल्यू को क्या करेंगे एक्स वाई जेड में रख देंगे, मतलब तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, मतलब m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दो लैम्डा का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2 -3 कॉमा y का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 इंटू 1/2 +2 और z इक्वल टू तो 1/2 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 टाइम्स में तो x की वैल्यू आ गई 5 - 3 2 कॉमा ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, y का वैल्यू x का वैल्यू तो आ गया, y इक्वल टू हो जाएगा -7/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 4/2, ठीक है। और z का वैल्यू तो 1/2 ही है। तो स्टूडेंट्स x आ गया है 2, y आ गया है -3/2, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। ये क्या हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू, मतलब m का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, m का कोऑर्डिनेट है m का कोऑर्डिनेट है 2, -3/2, 1/2, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान, किसका कोऑर्डिनेट आ गया m का कोऑर्डिनेट आ गया। अब m का कोऑर्डिनेट आ गया तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, m का कोऑर्डिनेट जैसे ही आ गया
तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बहुत सिंपल है। तो देखिए ना कितना सिंपल था। सिंपल है, जिस भी पॉइंट लाइन पे फुट निकालना हो किसी पॉइंट का तो उस लाइन को लैम्डा के इक्वल रख लो। तो उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है। लैम्डा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो m को रिप्रेजेंट करेगा। तो pm का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो। pm और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है वो अप्लाई कर दो। वहाँ से लैम्डा आ गया। लैम्डा जैसे ही आया m के में रख दो, m के कोऑर्डिनेट में जो लैम्डा के फॉर्म में है। तो फुट का कौन सा फॉर्म आ जाएगा हमारा, नोन फॉर्म आ जाएगा। नोन फॉर्म मतलब अभी ये देखो अननोन फॉर्म में था ना, अभी नोन फॉर्म आ गया। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस अब क्या है, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ना, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं कितना आ रहा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चलो देखो कितना होगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस y1 - y2 या y2 माइनस ये -3/2 -1, तो -3/2 और माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1/2 -4, 1/2 -4 का होल स्क्वायर। देखो -3/2 और ये -1 पहले से था तो इसीलिए 2 माइनस आया ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ तो 0 का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 और ये हो जाएगा कितना -8 7 है ना, कितना हो जाएगा ये -8 + 1 7/2 मतलब 49/4 स्क्वायर रूट में। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 53/4, ठीक है। देन देखिए 53 तो 2 दे देगा और 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 53 आ रहा है ना, अरे 53 कैसे आ रहा है, 50 आ रहा है ना, सॉरी ये 50 आ रहा है ना, 50 आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा कितना 2 और 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं ना, 5√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 5√2 लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 25 का 5 आ गया बाहर और 2 अंदर रह गया। नाउ देखो इस तो ये अपॉन में √2 है, या आप ऐसा कर सकते हैं ये 2/5 कितना होगा 2.5 होगा, 2.5 × √2 और √2 का वैल्यू पता है आपको कितना होता है 7.1 के आसपास, 7.1 के आसपास होता है। मैं आपको बता देता हूँ करके कैलकुलेटर में है ना, मैं आपको करके बता देता हूँ। रूट कितना है, √2 है ना, सॉरी 1.41 के आसपास होता होगा, हाँ 1.41 के आसपास देखिए हो रहा है ना। चलिए 1.71 √3 होता है ना के आसपास, तो ये हो गया 1.41। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना, आप रफ में करो, मैं तो जल्दी मेरे पर है ना 2.5 1.41 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जा रहा है 3.525 के आसपास आ रहा है ना। तो अब आंसर है ग्रेटर देन 3, अरे वाह बी, मैंने एग्जैक्ट बी वाला ही पहले पढ़ा, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, तो आंसर क्या आ रहा है बी है ना। देखो ये तो 3 से ग्रेटर है ये डिस्टेंस बट 4 से छोटा है, तो देख लिया ना कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्या सिखाया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने सिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसके आगे भी था, इमेज निकालने का क्वेश्चन था वो, तो वो देखना वो और अच्छा सीखोगे उसको देखने से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7 के साथ। ओके बाय, जय हिंद।